हम लोग पढ़ेंगे दाब के बारे में। तो दाब किसे कहते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दाब क्या है? दाब को हम लोग प्रेशर कहते हैं, यानी इसको पी से सूचित करते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, यानी एकांक क्षेत्रफल में बल की मात्रा को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में बल की मात्रा को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में बल की मात्रा को दाब कहते हैं। दाब क्या है? एकांक क्षेत्रफल में बल की मात्रा को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में बल की मात्रा को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? दाब का एसआई मात्रा होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या हम लोग इसे न्यूटन मीटर -2 भी लिख सकते हैं। दाब का एसआई मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर -2 भी लिख सकते हैं, या दाब का एसआई मात्रा पास्कल भी होता है, या पास्कल भी दाब का एसआई पास्कल भी होता है। दाब क्या? एकांक क्षेत्रफल में बल की मात्रा को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में बल की मात्रा को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रा पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दाब का एसआई मात्रा पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दाब। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल। जब वायुमंडलीय दाब जब वायुमंडलीय दाब का मान एक एटमॉस्फेयर होता तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता। तो ठोस CO2 सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का मान एक एटमॉस्फेयर होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ठोस बल। यानी ठोस बल किसको कहते हैं? CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस बल कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गर्म अवस्था में एक एटमॉस्फेयर पर सीधे गर्म अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इसी को हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यानी CO2 को क्या कहते हैं? CO2 को शुष्क वायु यानी शुष्क वायु कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क वायु। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर होता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। समुद्र के सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर।
दाब का मान एक एटमॉस्फेयर होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे समान दाब कहते हैं। इसे समान दाब कहते हैं। समुद्र के सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। इसे समान दाब कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जल की अवस्था। जल के अवस्था। अब हम लोग पढ़ेंगे जल की अवस्था। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कौन सी अवस्था होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कौन सी अवस्था होती है? ठोस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की कौन सी अवस्था होती है? यानी तरल और गैस। 100 डिग्री सेल्सियस पर तरल हो गया और 100 से प्लस पर यानी 101, 101, 102, 103 या इसी मतलब 100 से प्लस पर कौन सी अवस्था होती है? 100 से प्लस पर जल की कौन सी अवस्था होती है? गैस। 0 से 100 के बीच में कौन सी अवस्था होती है? द्रव। 0 से 100 के बीच में द्रव। जल की कौन सी अवस्था होती है? द्रव। और 0 डिग्री के बीच में तरल और ठोस। और माइनस 0 से इधर यानी माइनस, इसको क्या बोल, 0 से इधर यानी माइनस में होता, इसको क्या बोलते हैं? ठोस। देखिए अब समझाते हैं। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी अवस्था होती है? तरल और ठोस। और 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में कौन सी अवस्था होती है? 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में कौन सी अवस्था होती है? जल के यानी द्रव। 100 डिग्री के बीच में कौन सी अवस्था होती है? तरल या गैस। 100 डिग्री के बीच में तरल और गैस। 100 से प्लस यानी 101, 102, 103, 104, 105 या 250 या 300 कौन सी अवस्था होती है? गैस अवस्था। और 0 से 100 के बीच में द्रव। और 0 से इधर पीछे यानी -300 और -273 केल्विन में कौन सी अवस्था होती है? ठोस अवस्था। अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान के चलो पूछ दिया 250 के बीच में जल की कौन सी अवस्था होती है? तो 250 के बीच में जल की कौन सी अवस्था होती है? गैस। 12 डिग्री सेल्सियस में जल की कौन सी अवस्था होती है? 12 डिग्री यानी 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में कौन सी अवस्था है? द्रव। यानी 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में कौन सी अवस्था होता है? कमेंट में बताओ। 12 डिग्री सेल्सियस में द्रव अवस्था। द्रव। या 15 डिग्री सेल्सियस में 15 डिग्री सेल्सियस में कौन सी अवस्था होती है? द्रव। 115 डिग्री सेल्सियस में कौन सी अवस्था होती है? 115 डिग्री सेल्सियस में जल की कौन सी अवस्था? कमेंट में बताओ। अच्छा ये हो गया। -273 डिग्री सेल्सियस के बीच में जल की कौन सी अवस्था होती है? बताओ जल्दी। माइनस में ठोस। अब पदार्थ की अवस्था किस पर तय होती है? दाब और तापमान पर। पदार्थ की अवस्था किस पर तय की जाती है? पदार्थ की अवस्था किस पर तय की जाती है? पदार्थ की अवस्था किस पर तय की जाती है? यानी तापमान और दाब पर। तापमान और दाब पर यानी कह सकते हैं तापमान और दाब पर। पदार्थ की अवस्था किस पर तय की जाती है?
तापमान और दाब का। कारण बाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है? बाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। बाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। बाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया? बाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। बाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है? बाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया? बाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। बाष्पीकरण किस तापमान पे होता है? बाष्पीकरण किसी भी तापमान पे होता है। बाष्पीकरण किस तापमान पर होता है? तापमान पर होता है। बाष्पीकरण किस तापमान पे होता है? इनसे किसी भी तापमान पर, किसी भी तापमान पर होता है, तापमान पर होता है। अच्छा, बाष्पीकरण के द्वारा कपड़ा सूख जाता है। यानी जब हम लोग कपड़ा सुखाते हैं ना, तो बाष्पीकरण के द्वारा पानी ऊपर जाता है और कपड़ा सूख जाता है। बाष्पीकरण के द्वारा ही घड़े में पानी ठंडा होता है। बाष्पीकरण के द्वारा ही घड़े में पानी ठंडा होता है। यानी बाष्पीकरण के द्वारा ही बाष्पीकरण के द्वारा ही कपड़ा सूखता है। कपड़ा सूखता है। बाष्पीकरण के द्वारा ही कपड़ा सूखता है। बाष्पीकरण के द्वारा ही कपड़ा सूखता है। बाष्पीकरण के द्वारा ही घड़े में पानी ठंडी लगता है। बाष्पीकरण के कारण घड़े में पानी, जैसे मान के चलो ये घड़ा है, ये क्या घड़ा है? घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मान के चलो ये घड़ा है, इस घड़े में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। छिद्र होते हैं। जब सूर्य के प्रकाश इस घड़े पे पड़ती है, तो इसमें जब जो घड़े में जो पानी है ना, इस छिद्र द्वारा बहते रहता है। जब सूर्य के प्रकाश इस पे पड़ता है ना, मतलब घड़े पे पड़ता है, तो जब पानी निकला है ना, इसको अवशोषित मतलब कर लेता है। इसके कारण घड़े में पानी ठंडी प्रतीत होता है। इसके कारण घड़े में पानी ठंडा प्रतीत होता है। वही बाष्पीकरण के द्वारा ही घड़े की पानी ठंडे होती है। बाष्पीकरण के द्वारा घड़े की पानी ठंडे होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। तो बाष्पीकरण को प्रभावित कौन कौन करता है? पहला तो हो गया तापमान, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। बाष्पीकरण को कौन कौन प्रभावित करता है? एक नंबर में तापमान, तापमान। दूसरा नंबर में नमी या आर्द्रता, एक नंबर में तापमान, दूसरे नंबर में नमी या आर्द्रता। तीसरे नंबर में सतह के क्षेत्रफल। चौथे नंबर में पवन की चाल, यानी वायु की गति। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक तापमान, पहला नंबर में तापमान, दूसरे नंबर में नमी यानी आर्द्रता, तीसरा नंबर सतह के क्षेत्रफल। क्या? तीसरे नंबर में सतह के क्षेत्रफल। चौथा नंबर पवन या वायु की गति। चौथा नंबर पवन या वायु की गति। और चलते हैं हम ये सब का एग्जांपल को मतलब डिटेल में करते हैं। तो पहले तापमान, पहला तापमान बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर क्या होता है? मान के चलिए तापमान है, तापमान को हम लोग बढ़ा दिए। तापमान को जैसे मान के चलो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, 100 डिग्री सेल्सियस था, अब 120 डिग्री सेल्सियस कर दिए, अब 120 डिग्री सेल्सियस कर दिए। यानी तापमान को बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर क्या होता है? तेज होता है। बाष्पीकरण की दर तेज यानी बढ़ जाता है। यानी पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे होता था, जैसे मान के चलो पानी है, इसमें पानी है, ये इसमें क्या पानी है, पहले ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक खौलता था, आप 20 डिग्री बढ़ा दिए यानी 120 कर दिए, तो पानी खौल के मतलब जल्दी या टूट जाएगा, यानी गैस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी बाष्पीकरण हो जाएगा। यानी तापमान बढ़ाने पर, जैसे हम तापमान बढ़ा दिए तो जल्दी उड़ जाएगा, यानी गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तापमान बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर क्या होता है? तेज होता है। तापमान बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर तेज होता है। ये हो गया एक नंबर में। दूसरा नंबर में अगर हम लोग वायु की गति तेज कर दें, जैसे वायु की गति तेज यानी बढ़ा दें, वायु की गति बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी बाष्पीकरण की दर बढ़ जाता। वायु की गति बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर क्या होता है? बढ़ जाता। तीसरा नमी या आर्द्रता, यानी नमी आर्द्रता को बढ़ाने या कमाते हैं। जब नमी को बढ़ाते हैं ना, तो बाष्पीकरण की दर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी बाष्पीकरण की दर कम हो जाता है। नमी आर्द्रता बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर क्या होता है? कम होता है। जैसे मान के चलो पहले 120 डिग्री सेल्सियस पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलता था, अब हम लोग इसमें नमी बढ़ा दिए, मतलब जैसे 80 हो गया, मतलब नमी 80 हो गया, तो बाष्पीकरण की दर घट जाएगा। और चौथा
सतह के क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण क्रिया क्या होता है? सतह के क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण क्रिया क्या होता है? बढ़ जाता है। वाष्पीकरण क्रिया क्या होता है? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। सतह के क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या होता है? बढ़ जाता है। कम करने पर कम हो जाता है। सतह के क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। जैसे मान के चलो हम लोग कपड़ा पसा रहे हैं, ये मान के चलो क्लॉथ है, ये मान के चलो कपड़ा है। अगर हम इसको वाष्पीकरण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दें, यानी पहले इतना होता था, अब हम लोग इसको अब बढ़ा दिए हैं, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी कपड़ा हाली सूखेगा। यही कारण है कि वाष्पीकरण की तेजी होने पे कपड़ा हाली सूखता है। सूती कपड़ा से हमारा शरीर जब पसीना त्यागता ना, तो सूती कपड़ा अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण हमें शीतलता अनुभव होता है, यानी शीतल होने का अनुभव होता है, यानी ठंडा महसूस मिलता है। यानी सूती कपड़ा जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है, इसलिए हमें ठंडक महसूस होता है, गर्मियों के दिनों में सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि सूती कपड़ा जल का अवशोषण करता है, इसलिए हमें ठंडा महसूस होता है।